Hello students, so in today's video lecture I am going to start another new chapter, that is biotechnology and its applications. अब देखो बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशंस हो रहा है वो कौन कौन से फील्ड में हो रहे हैं, ठीक है, और अभी भी चल रहे हैं इस फील्ड में। तो वो कौन कौन से फील्ड हैं? फर्स्ट इज़ थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स का मतलब होता है हेल्पिंग टू क्योर इलनेस, यानी ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। अगर कोई भी डिजीज़ हुआ है और आपको इसको ट्रीटमेंट कर रहे हो, क्योर करने की कोशिश कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स, देन दैट इज़ कॉल्ड थेराप्यूटिक्स, राइट। नाउ डायग्नोस्टिक मीन्स फाइंडिंग आउट कॉज ऑफ इलनेस, या फिर डिटेक्ट करना कि आपके इलनेस के पीछे या डिजीज़ के पीछे कारण क्या था। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, इनिशियली आपके बॉडी में पैथोजन एंटर किए, कोई भी हो सकता है पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस और एनीथिंग आपके बॉडी में एंटर किए, तो वो काफ़ी लेस अमाउंट में था। इनिशियली आपके बॉडी में कुछ भी पता नहीं चला कि आपको इन्फेक्शन भी हुआ है, क्योंकि उसका नंबर काफ़ी कम था। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट दैट लिटिल अमाउंट इन योर बॉडी। तो इसके लिए भी टेक्निक्स डेवलप हुए हैं कि जैसे ही कोई पैथोजन आपके बॉडी में एंटर करते हैं और बहुत अर्ली स्टेज में अगर इसका डिटेक्शन हो जाए तो क्योर भी हो जाएगा, राइट। कम से कम आपको डॉक्टर के पास आप कब जाते हो? जब आपका बॉडी में साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, तब तक तो पैथोजेंस काफ़ी मल्टीप्लाई कर चुके होते हैं। तो अगर कुछ ऐसा टेक्निक्स हो जिसकी वजह से हम लोग बहुत अर्ली स्टेज में पैथोजन की एंट्री को डिटेक्ट कर ले इन आवर बॉडी, एंड दैट इज़ कॉल्ड डायग्नोस्टिक, और ये बहुत अच्छा टेक्निक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पीसीआर टेक्निक डेवलप किए जा चुके हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, एलाइसा टेस्ट है, जो कि बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं causal agent of disease, right. Now थर्ड इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। हम लोग ऐसे क्रॉप्स को बनाएंगे जीन्स में चेंज कर कर, जेनेटिकली और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई कर कर, सो डैट कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारा यील्ड बढ़ जाए, क्रॉप का क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग क्रॉप्स बनाते हैं देन दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। प्रोसेस्ड फूड बना सकते हैं, बायो रिमीडिएशन कर सकते हैं। बायो रिमीडिएशन मतलब जो भी एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स है, जो आपके आसपास एनवायरनमेंट में अगर पॉल्यूटेंट इकट्ठा हो गए, ठीक है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ लिविंग एजेंट या फिर बायोलॉजिकल एजेंट। बायो मीन्स लाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे बैक्टीरिया बनाए गए जिसका नाम है स्यूडोमोनास पुटिडा। अगर समुद्र में या कहीं भी वाटर में अगर ऑयल स्पिल्स हो गए हैं, फैल गए हैं, तो ये तो एक्वाटिक लाइफ के लिए काफ़ी हार्मफुल होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए, ऑयल स्पिल्स को रिमूव करने के लिए ये स्यूडोमोनास पुटिडा बनाए गए थे बायोटेक्नोलॉजी मेथड से, जो कि रिमूव कर दिए थे ऑयल स्पिल्स को। सो इट्स ए वेरी गुड टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड बायो रिमीडिएशन। पॉल्यूटेंट्स को हम लोग आसपास के पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट, and it is also used in the field of waste treatment and energy production, ठीक है। now we will study the 3 critical research areas जहाँ पर अभी भी रिसर्च चल रहे हैं ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ कहाँ क्या क्या है जहाँ पर हम लोग अभी भी कर रहे हैं और फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है क्या। तो फर्स्ट वन क्या है? प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। मतलब यहाँ पर हमें एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तलाश है, एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज हो रही है जिसमें हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दें, ठीक है, और उसका बहुत एफिशिएंटली उसके बॉडी में हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन हो और यील्ड बढ़े। डैट इज़ ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, हमारा पहला रिसर्च एरिया है। अगर हमें ऐसे कैटलिस्ट, ऐसे बेस्ट कैटलिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में मिल जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगा हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का, राइट। सेकेंड, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। अगर आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपने तलाश कर लिया, यू गॉट द
सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, उस सुटेबल ऑर्गेनिजम्स की देख रेख करना, मतलब उसे वो सारे ऑप्टिमम कंडीशंस को प्रोवाइड करना सो डैट कि वो बहुत अच्छे से अपना ग्रोथ शो करे, फ्लरिश कर सके, सो डैट कि अगर वो उसका ग्रोथ होगा, होस्ट बॉडी का ग्रोथ होगा, तो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन भी होगा प्रोटीन्स के फॉर्म में, एंड वी विल गेट आवर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। तो ये सेकेंड रिक्वायरमेंट है, मतलब एक ऑप्टिमम कंडीशंस देना, मतलब नेसेसरी पीएच देना, पर्टिकुलर टेम्परेचर देना, जिससे कि जो होस्ट बॉडी है वो बहुत अच्छे से फ्लरिश कर सके। थर्ड है हमारा रिसर्च एरिया डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस टेक्निक टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस क्या होता है, जब आप मार्केट में लाने से, अपने प्रोडक्ट को फाइनली मार्केट में लाने से पहले आप कुछ प्यूरिफिकेशंस करते हो, उसके टेस्टिंग करते हो, क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, तब जाकर अगर आपके जो टेस्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री होते हैं तब वो मार्केट में आते हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। तो हम लोग ऐसे कुछ मेथड एंड टेक्निक्स करें सो डैट कि जो हमारा प्रोडक्ट मिला है, जो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट हैं, जो प्रोटीन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में मिले हैं, तो उसकी प्यूरिफिकेशंस हो सके बहुत सही तरीके से, राइट, और टेस्टिंग हो सके। डैट इज़ कमिंग अंडर थर्ड क्रिटिकल रिसर्च एरिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये ऑलरेडी नीट एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ये कंसेप्ट को आपको अच्छी तरह से समझना है। सपोज़ कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है डैट इज़ इंसुलिन, अगर हमने होस्ट बॉडी के अंदर डाला, सपोज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, तो यू कैन सी हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोगों ने वेक्टर के मदद से बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब ये बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी एक्सप्रेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका भी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इसके mRNA बनेंगे, mRNA से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे, डैट इज़ ट्रांसलेशन। तो मतलब प्रोटीन बनकर या फिर एंजाइम्स बनकर हमारे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन होगा होस्ट बॉडी में। गॉट इट। तो इसका ये जो अभी प्रोटीन्स बने हैं या फिर एंजाइम्स बने हैं, इसका फोरफेट होगा। अब ये क्या हो सकता है, फोरफेट हो सकता है फर्स्ट इट कैन बी योर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, मतलब जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाले हैं, जैसे इंसुलिन वाले जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने डाले थे, उसके इंसुलिन प्रोटीन्स बन गए, तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि हमें तो यही चाहिए था, फिर हम लोग ये होस्ट बॉडी से निकाल ले। तो हो सकता है जो प्रोटीन यहाँ एक्सप्रेस हुए हैं वो हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट का ही काम कर रहा हो, तो फिर हम लोग ये होस्ट बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। सेकेंड केस क्या हो सकता है, प्रोड्यूसेस द डिज़ायर्ड फिनोटाइप, हो सकता है कि ये जो होस्ट बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स बने हैं ये कोई फिनोटाइपिकली इफेक्ट दिखाए होस्ट बॉडी में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर आपने कोई ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए हैं जिसमें आपने जीन्स का चेंज किया है, उसमें कोई नए टाइप के जीन्स को आपने इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन प्लांट है, अगर कॉटन प्लांट के लीव्स को अगर बहुत ही स्मूथ बना दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि जो बॉल वर्म्स है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो अगर इस पत्ते पर आएंगे तो वो टिक नहीं पाएंगे, राइट। तो अगर कुछ ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है कि उसमें स्मूथ लीव्स आ गए, तो ये अगर इस टाइप का हम लोग कुछ बनाते हैं तो इससे क्या होता है, डैट इज़ इट, जो प्रोटीन बने हैं वो होस्ट बॉडी में कोई फिनोटाइपिकली इफेक्ट शो कर सकते हैं, राइट। थर्ड क्या हो सकता है ये जो प्रोटीन बना है वो कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को रोक दे, उसके एक्सप्रेशन को रोक दे, एक्सिस्टिंग जीन को इनहिबिट कर दे, राइट। हो सकता है ये एंजाइम्स के फॉर्म में बने हो और ये जाकर दूसरे जीन जो हमारे दूसरे जीन है जिसका एक्सप्रेशन होना था उसी को ये रोक दे। या फिर ये भी किया जा सकता है कि कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्टिवेट किया जा सकता है, ये प्रोटीन जो बने हैं या कोई एंजाइम बने हैं तो कोई दूसरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को या फिर कोई दूसरे जीन को ये एक्टिवेट भी कर सकते हैं, मतलब इनहिबिट भी कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है अगर किसी के बॉडी में किसी भी जीन का एक्सप्रेशन होता है तो। नाउ
आप बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशंस पढ़ोगे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में पढ़ोगे इस चैप्टर में, एंड ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें जो फर्स्ट है, हम लोग कौन कौन से टेक्निक इस्तेमाल कर कर एग्रीकल्चर फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, सो डैट कि हमारा पर्पस क्या होगा। हमें क्रॉप्स को बचाना पड़ेगा पेस्ट से, इंसेक्ट से, सो डैट कि हमारा ऑब्वियसली अगर इन सभी चीज़ों से आप बचाते हो तो क्रॉप सही सलामत रहेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगे, ठीक है। और उसे ऐसे नरिशमेंट देना, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स देना जिससे कि उसके यील्ड बढ़ जाए। तो ये सारे आपके एग्रीकल्चर फील्ड में जो टेक्निक्स इस्तेमाल किए गए हैं वो क्या क्या है? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। नाउ फर्स्ट वन, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर क्या होता है? ऐसे एग्रीकल्चर टेक्निक जिसमें हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करोगे, इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल करोगे, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करोगे। मीन्स आप टोटल केमिकल्स इस्तेमाल करोगे और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओगे। तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुए थे, जिसके फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज़ MS स्वामीनाथन, तो उस वक्त जो ग्रोइंग पॉपुलेशंस की रिक्वायरमेंट थी, उसकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, क्रॉप्स के यील्ड को बढ़ाने के लिए पूरे केमिकल्स मेथड का सहारा लिया गया था। मीन्स काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ हुए थे, पेस्टिसाइड्स यूज़ हुए थे, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ हुए थे। तो ये यील्ड तो बढ़ा दिया, मीन्स इनिशियली बिल्कुल यील्ड ट्रिपल कर दिया, ठीक है, ट्रिपल हो गए हमारे यील्ड। बट इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले। क्या हुआ कि इतने सारे फर्टिलाइजर्स केमिकल के इस्तेमाल करने से जो सॉइल है वो बिल्कुल नमकीन हो गए, जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैम्पर होने लगे। अब ये जो केमिकल्स ज़्यादा सॉइल में आ गए तो बारिश की वजह से, रेनफॉल की वजह से ये आसपास के नदियों में चले गए, जहाँ पर ये टॉक्सिकेंट्स के कलेक्ट होने से ये फूड चेन में एंटर कर गए, एक्वाटिक फूड चेन में एंटर कर गए। तो वहाँ ये एक्वाटिक लाइफ के लिए एक थ्रेट बन गए, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ शुरू हो गए। प्रोडक्टिविटी, यील्ड तो बढ़ गया, बट बाद में काफ़ी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं केमिकल्स, इसमें सब नेचुरल मेथड यूज़ करते हैं। जैसे काऊ डंग जो है उसको खाद के फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर इंसेक्ट्स को मारना है तो कोई बायो कंट्रोल एजेंट्स को ही इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि वो पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को खा जाए, किल कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर कम्प्लीटली हम लोग केमिकल्स फ्री एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी स्लो था, इससे इतना हमारे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं किया जा सकता। नाउ द नेक्स्ट जो मोस्ट अभी चल भी रहे हैं, डैट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इसमें हम लोग क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें जीन का हेर फेर कर देते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ जीन कर देते हैं जेनेटिक इंजीनियर इस्तेमाल कर कर, जिससे कि हमारा एक बेस्ट क्रॉप तैयार हो जाता है। तो उससे न सिर्फ यील्ड बढ़ते हैं, हमारे प्रोडक्शन बढ़ते हैं, बल्कि ये जो क्रॉप्स हैं वो इंसेक्ट रेसिस्टेंट भी हो जाते हैं। जब कोई इंसेक्ट का उस पर असर नहीं करता, पेस्ट रेसिस्टेंट भी हो जाते हैं। सो थैंक यू चिल्ड्रन।